अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम है सवाल अवाम का। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद। नाजरीन, नवाज शरीफ 4 साल बाद पाकिस्तान वापस वतन पहुंच गए हैं। बहुत सी तारीखें देने के बाद बिल आखिर आज वो पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं। सियासी नाकदीन की जानिब से बहुत ज़्यादा ताने भी दिए गए, लेकिन आखिरकार आज वो वापस आ ही गए हैं। और नवाज शरीफ का यकीनन ये कहना गलत नहीं होगा कि फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया गया। ऐसा वहाँ पर जलसा किया गया जो कि तारीख में आला लफ्ज़ों में लिखा जाएगा और ऐसी मिसाल नहीं मिलती है। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापसी पर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तान की खराब सूरत हाल, मईशत और तमाम तर सूरत हाल पर गुफ्तगू की और पाकिस्तान को फिर से तरक्की की राह पर गामजन करने का अज़्म जाहिर किया। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। तो नाज़रीन, नवाज शरीफ ने आज एक तारीखी तकरीर भी की। राहील, आगाह कीजिएगा, कल की क्या प्लानिंग है? नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापस आए हैं, अब बहुत सारे काम भी करने हैं। आज जलसे में जो अवाम से वादे किए हैं वो भी पूरे करने हैं। तो कल कौन कौन सी अहम मुलाकातें हैं जो शेड्यूल की गई हैं? कल जो ज़राए का कहना यह है कि अहम मुलाकातों में जो है वो अपने वकला से जो है वो मुशावरत करेंगे, क्योंकि चंद दिन की उनकी ज़मानत है, बेल है, उस पर जो है वो आगे केस को कैसे लेके चलना है, किस तरह के कानूनी नकात हैं जिनको मद्देनज़र रखना है। तो इसी हवाले से जो है वो अपने कानूनी जो वकला हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उसके अलावा जो सियासी मुलाकातों का सिलसिला भी जो है वो कल से शुरू हो रहा है, क्योंकि जो करीबी लोग हैं जो मियाँ नवाज शरीफ के, वो भी जो है इस हवाले से अपनी राय देंगे कि हमने कानूनी मामला को कैसे लेके चलना और आगे सियासी मामला जो है वो कैसे जो है वो लेकर जो है वो चला जाएगा, क्योंकि आगे जो है वो इलेक्शन की जो है वो गहमा गहमी नज़र आ रही है। तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद जो मियाँ नवाज शरीफ जो है वो जो अदालती मामला के बाद जो है वो उसके बाद अपनी सियासी कोई जलसों का जो है वो ऐलान करेंगे। ताहम अभी इस पर हतमी जो है वो फैसला नहीं हुआ। इस पर जो है वो कल से मुशावरत का सिलसिला शुरू होगा कि सियासी गहमा गहमी या सरगर्मी का आगाज़ कैसे किया जाएगा। अब कहा यह जा रहा है की जानिब से कि वो अपनी फैमिली को वक्त दे रहे हैं, रिश्तेदारों को वक्त दे रहे हैं। तो कल से बाकायदा तौर पर सियासी सरगर्मियों का जो है आगाज़ किया जाएगा, बाकायदा तौर पर शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा। मुलाकातों के अलावा जो उनकी सियासी सरगर्मियाँ होंगी, खुसूसन जलसों के हवाले से वो शेड्यूल किया जाएगा कि कहाँ कहाँ नवाज शरीफ जो है वो जलसे करेंगे, ताकि आवाम को मुतहरिक किया जा सके। जो उनके यकीनन आवाम को मुतहरिक करने के लिए मुहिम भी चलाई जाएगी और बहुत सी अहम मुलाकातें भी की जाएंगी। हमारे साथ रहील सैयद मौजूद थे, जाती उमरा के बाहर मौजूद थे। अब से कुछ देर पहले नवाज शरीफ जाती उमरा पहुँचे हैं, हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, हमने देखा जलसा गाह पहुँचने पर आज बहुत से जज्बाती मनाजिर भी हमें देखने को मिले। और साथ ही साथ अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी बज़ाहिर तो बहुत अच्छा जो है वो जेस्चर आया सामने। उन्होंने कहा कि बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन 3 दिन पहले बिलावल भुट्टो ने भी तकरीर में कुछ तंज के निश्तर चलाए। नवाज शरीफ जब आज पहुंचे तो उन्होंने तकरीर में आज 2013 से 2017 तक के हालात के जो दौरे इक़्तिदार था उनका मुवाजना किया और उन्होंने बताया कि उस वक्त चीनी 50 रुपये फ़ी किलो थी, आटा 35 रुपये फ़ी किलो था, पेट्रोल 60 रुपये फ़ी लीटर था और डॉलर 100 रुपये का था। और आज के हालात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज बिजली के बिल भरना इतना मुश्किल हो गया है कि ख़ुदकुशियाँ करने पर आवाम मजबूर हो चुकी है। हमारे साथ नुमाइंदा ख़ुसूसी लियाकत अंसारी मौजूद हैं। लियाकत, आगाह कीजिएगा ओवरऑल आज, क्योंकि आप फील्ड में थे और तमाम तर चीज़ों को कवर कर रहे थे, कैसा रहा आज का डे, कैसा रहा जलसा? आज बिल्कुल, आज मुस्लिम नून की क़यादत ने एक तरफ तो अपने कायद नवाज शरीफ का शानदार और वालिहाना इस्तकबाल किया और दूसरा जो है वो मुल्क को दरपेश मसाइल के हवाले से नवाज शरीफ ने 9 नकाती एजेंडा पेश किया है। अगर हम इस्तकबाल की बात करें तो जब नवाज शरीफ जलसागाह पहुँचे तो आतिशबाजी करके उनका वालिहाना इस्तकबाल किया गया और ये मीनार पाकिस्तान और उसके इर्द गिर्द का जो एरिया है वो रोशनियों में नहा गया और यहाँ पर जो है वो गुब्बारे जो है फ़िज़ा में छोड़े गए, कबूतर फ़िज़ा में छोड़े गए और जो मुस्लिम नून के कारकुन थे उनका एक जोश जज्बा जो है वो देखने वाला था। अगर बात की जाए सियासी मंजरनामे के हवाले से नवाज शरीफ का जो सबसे बड़ा अहम ऐलान सामने आया है तो उन्होंने इस बात का वाज़ेह तौर पर ऐलान किया है कि वो इंतकाम और बदला लेने की सियासत नहीं करेंगे, बल्कि वो चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि मुल्क तरक्की करे। ये आज की पोलिटिकल डेवलपमेंट में ये बात तवक्को की जा रही थी कि नवाज शरीफ पर जुल्म के पहाड़ ढाए गए। इसका उन्होंने अपनी तकरीर में जिक्र भी किया कि उनके ख़ानदान, उनके सियासी साथियों को किस तरह जेलों में डाला गया, किस तरह मुकदमात बनाए गए और किस तरह उन्हें तो क्या लगता है आपको आज का जो पंडाल था पूरा तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली आप थोड़ा सा अंदाजा बता सकते हैं कि कितने लोग मौजूद थे इस वक्त वहाँ पर?
देखिए, मीनार पाकिस्तान के साए तले जो है वो सियासी जमातों ने अपनी ताकत का भरपूर मुजाहरा किया है। यहाँ पर मीनार पाकिस्तान के साए तले 2011 को जो तहरीक-ए-इंसाफ का एक बड़ा जलसा हुआ था, उसको मिसाल के तौर पर सामने रखा जाता है। और उसके बाद भी यहाँ मीनार पाकिस्तान पर बहुत सी सियासी जमातों ने जलसे किए, लेकिन आज वाक़तन जो है वो मुस्लिम लीग ने जो है अपने तनहा पोजीशन में, पहले वो PDM के साथ मिलकर यहाँ जलसा कर चुकी है, लेकिन आज मुस्लिम लीग ने तनहा पोजीशन में जो है वो मीनार पाकिस्तान पर अपनी सियासी ताकत का इस कदर मुजाहरा किया है कि जो मीनार पाकिस्तान का दामन था वो यकीनी तौर पर हम ये बात कह सकते हैं कि वो कम पड़ गया था। और मुस्लिम लीग की तमाम जो काफिले हैं वो शायद मीनार पाकिस्तान की हदूद में दाखिल भी नहीं हो सके। तो मुस्लिम लीग ने एक वाज़ेह तौर पर दो तरह के पैगाम दिए हैं कि एक तो अपने कायद का वालियाना इस्तकबाल किया है और दूसरा अपनी सियासी तौर पर जमात को जो 16 माह में गुज़श्ता शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में मुश्किल फैसलों की वजह से उनकी मकबूलियत में कमी आई थी, उस मकबूलियत को जो है वो रीगेन करने के लिए जो है वो आज सियासी ताकत का मुजाहरा किया। अगर देखा जाए शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम नवाज और दीगर लीगी क़यादत आज खुशी से निहाल थी। उसकी दो वजूहात थी, एक तो उनका कायद 4 साल के बाद उनके अंदर वापस आया और नवाज शरीफ का नाम और बयानिया एक ऐसा है जो मुस्लिम लीग में कामयाबी की ज़मानत गिना जाता है। कतई तौर पर शहबाज शरीफ की गवर्नेंस का जिक्र तो किया जाता है, लेकिन जो मुस्लिम लीग के लिए कामयाबी का जो एक कह लें कि एक हथियार जो इस्तेमाल होता है वो नवाज शरीफ का बयानिया, नवाज शरीफ की सियासत ही है। उसमें शहबाज शरीफ की गवर्नेंस जो है वो इतना काम नहीं आती। आज अगर मीनार पाकिस्तान के साए तले देखा जाए तो चारों सूबों से जो है वो लीडरशिप पहुंची है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और फिर सिंध बलूचिस्तान, यहाँ पर आज जो है वो जहाँ मुस्लिम लीग का परचम लहराया गया वहाँ पाकिस्तान का परचम लहराया गया, तो साथ ही साथ फ़लस्तीन का परचम भी आज लहराया गया। और आज पूरे मीनार पाकिस्तान के साए तले एक करारदाद पास की गई जिसमें यकीनन सिर्फ मुस्लिम लीग नून के नहीं, हमने देखा कि पंडाल के अंदर जो है वो फ़लस्तीन के हक में भी झंडे मौजूद थे। इवन के जो मरियम नवाज ने स्कार्फ गले में लिया हुआ था उसके ऊपर भी फ़लस्तीन का झंडा बना हुआ था। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ लियाकत अंसारी मौजूद थे। जलसा कैसा था? नॉर्मली हमारे यहाँ एक ये थॉट है कि लीडर जो है वो उसकी मकबूलियत का अंदाज़ा उसके जलसे के क्राउड से लगाया जा सकता है। तो आज के जलसे को किस तरह से देख रहे हैं आप? कितना क्राउड था, कितनी मकबूलियत देखी आपने? देखें, बेशक एक बड़ा जलसा था, कामयाब जलसा था, एक कामयाब होम कमिंग उनकी अभी तक नज़र आ रही है। एक तो सीमलेस थी, कोई मामलात कानूनी या कोई इस तरह के रास्ते में नहीं आए। उसके बाद जलसा भी बड़ा था और कामयाब था। आई थिंक स्पीच जो है उनकी इंटरेस्टिंग थी, अच्छी स्पीच थी। उन्होंने फिर से कनेक्ट किया आवाम के साथ और जज्बाती भी थी, कुछ अपने जो मुश्किलात हैं उनकी बात की। और उसके बाद लेकिन ये बड़ा क्लियरली कहा कि वो ना कॉन्फ्रंटेशन चाहते हैं ना इंतकाम चाहते हैं, लेकिन साथ साथ इम्पॉर्टेंटली ख़बरदार भी किया और उन्होंने कहा कि हमें जो है वो अगर और रुलाया गया लेकिन तो फिर ये आंसू तूफ़ान भी बन सकते हैं उनके लिए, जो बार बार नवाज शरीफ को आवाम से दूर करते हैं। तो एक मैसेज भी था कि ठीक है, मैं सब कुछ भूलने को तैयार हूँ और आगे बढ़ने को तैयार हूँ और मुल्क की तरक्की के लिए काम करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर अब मज़ीद मुझे छेड़ा गया तो फिर मेरे आंसू आपके लिए तूफ़ान बन सकते हैं। यही गालिब का शेर था जो उन्होंने सुनाया और मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं समझ सका हूँ तो ये एक मैसेज भी था। साथ साथ उन्होंने मेरे ख्याल से रिकाउंट करते हुए इस चीज़ को भी कंपैरिजन किया कि जब उनकी हुकूमत थी, जब वो ख़ुद वज़ीर आज़म थे, तो कीमतें क्या थीं और आज क्या हैं, और जो आजकल के अवाम का जो एक सबसे बड़ा मसला है यानी महंगाई है, उसके हवाले से बड़ा क्लियर किया कि वो अपने दौर में जो है वो किस तरह इन सारे मामलात को कंट्रोल किए हुए थे और आइंदा भी करेंगे। तो मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग, जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे बात लगी वो गालिब का शेर था इस सारी स्पीच में। यकीनन गालिब का शेर बहुत इंटरेस्टिंग था। क्या लगता है आपको कि सद तक अपने वादे पूरे करने में कामयाब हो जाएंगे? जिस तरह से आकर उन्होंने कहा कि महंगाई का भी उन्होंने जिक्र किया, अपने दौरे इक़्तिदार की बात की, उन्होंने कहा 2013 से 2017 तक चीनी 50 रुपये थी, आटा 35 रुपये फ़ी किलो था और पेट्रोल 60 रुपये फ़ी लीटर था और डॉलर 100 रुपये का था। आज उन्होंने कहा कि जो बिजली का बिल है वो पे करते हुए अवाम खुदकुशियाँ करने पर मजबूर हैं। ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि अपने बच्चों का पेट पालें या बिजली का बिल पे करें। तो इन तमाम तर वादों को किस तरह से पूरा करने का प्लान रखते हैं?
देखिए, उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट्स तो दी और उन्होंने पॉलिसी अपनी बयान की कि वो मईशत को सबसे इम्पॉर्टेंट समझते हैं। उन्होंने हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात, इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात को एम्फसाइज़ किया, जो बड़ा इंटरेस्टिंग था मेरे लिए, क्योंकि अमूमन इतनी ऐसी चीज़ों से मुझे लग रहा था शायद आज वो दूर रहेंगे। तो पॉलिसी स्टेटमेंट्स उन्होंने बड़े भी दिए और बहुत सारे भी दिए। अल दरामद की ज़ाहिर डिटेल बाद में आएगी और वो इंटरेस्टिंग होगी, और जाहिर है कि सब चाहेंगे कि वो जानें कि ये किस तरह से महंगाई कम करेंगे, किस तरह से हमसायों से दोस्ती करेंगे और किस तरह से आइनी हुदूद में इदारों को रखते हुए साथ मिल के काम करेंगे, जो कि आई थिंक थीम थी उनकी कि आइनी हुदूद में आप भी रहेंगे और मैं भी आपके साथ काम करूंगा और मैं भी इंतकाम नहीं लूँगा, मैं भी कन्फ्रंट आपको नहीं करूँगा, लेकिन आप भी मुझे छेड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, ये एक बहुत मुस्बत चीज़ थी। एक और मुस्बत चीज़ देखने को मिली, जो कि उन्होंने मुखालफीन के बारे में कहा कि मैं कोई बदला लेने के प्लान से नहीं आया, और इनफैक्ट उन्होंने किसी का नाम भी नहीं लिया। देखें, मुझे आपकी आवाज़ बड़ी कट के आ रही है, लेकिन यकीनन मैंने कहा अब आपको मेरी आवाज़ सही आ रही है। हैदर वहीद साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं सही तरह से? अब बेहतर आ रही है, अब बेहतर आ रही है। मैंने कहा ये तो यकीनन एक मुस्बत चीज़ थी। अब मैं सुन पा रहा हूँ बेहतर। जी, तो जो उन्होंने मुखालिफीन के बारे में कहा कि मैं कुछ बदला लेने नहीं आया। जी जी बिल्कुल, कहिएगा। जी देखें, एक तो उनके सियासी मुखालफीन के हवाले से तो बदला उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके साथ तो बदला हो ही रहा है, तो वो पलड़े बराबर हो गए हैं, तो वो तो उन्होंने वैसे ही भी बात नहीं करनी थी। उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि कासिम के वालिद साहब का नाम नहीं लिया, तकरीबन नहीं लिया, क्योंकि एक बड़ी गलत स्ट्रैटेजी पे नून लीग निकल पड़ी थी पिछले 16 माह में कि वो उनका नाम बहुत ज़्यादा लेके उन नेगेटिव ट्रेंड भी चलाएं, पॉजिटिव भी, जो भी चलें, एक ही नाम पे पूरा आपका जो है वो नैरेटिव और मीडिया चलता था। तो यहाँ पर उन्होंने मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा किया कि वो उस नाम से दूर रहे, और मेरे ख्याल से इमोशनल सीन्स भी बड़े इंटरेस्टिंग थे, क्योंकि मरियम साहिबा ने पूरी पार्टी को संभाला उस दौरानिए में जब मियाँ साहब यहाँ नहीं थे। उनके लिए बड़ा इमोशनल मोमेंट था टू वेलकम हर फादर बैक, नॉट ओनली एज अ फादर बट एज अ पॉलिटिकल फिगर, और इतने बड़े जलसे में, तो मेरे ख्याल से उनके लिए बहुत इमोशनल था। उन्होंने बड़ा क्लियरली, नवाज शरीफ साहब ने एक साथ एक राइट पे अपने मरियम साहिबा को तो लेफ्ट पे शहबाज शरीफ को रख के दिखाया कि ये फैमिली भी यूनाइटेड है, पार्टी भी यूनाइटेड है। हमजा के साथ भी उसी तरह थे वो, तो गाड़ी भी हमजा साहब चला रहे थे नवाज शरीफ। यकीनन ये एक खुला पैगाम था उन लोगों के लिए जो लोग ये बातें करते थे कि नून लीग से शीन अलहदा हो जाएगी, शीन से नून अलहदा हो जाएगी। तो उन्होंने जब स्टेज पर एक साइड पर उनके शहबाज शरीफ खड़े थे और दूसरी साइड पर मरियम नवाज खड़ी थी, और उसके बाद फिर हमजा शहबाज भी खड़े थे, उनका हाथ पकड़कर उन्होंने हवा में बुलंद किया और अवाम के नारों का जवाब दिया। यकीनन ये एक जेस्चर था और उन लोगों को ये जवाब था जो ये बातें करते थे। हमारे साथ डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा भी मौजूद हैं और तज्जियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आप दोनों को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हसन रजा, पहले आपकी जानिब आना चाहूँगा, क्योंकि आज आप सारा दिन इसको कवर भी करते रहे, आपने आंखों से हर चीज़ देखी। हमें ज़रा इन नटशल बताइएगा आज का पूरा डे कैसा रहा? देखिए, मुस्लिम लीग नून को दोबारा जिंदा करने के लिए एक जान डालने की ज़रूरत थी। मैं ये समझता हूँ कि वो नवाज शरीफ साहब ने वापस आकर और एक मीनार पाकिस्तान में जलसा करने के बाद मुस्लिम लीग नून को किसी हद तक दोबारा जिंदा तो ज़रूर कर दिया है। अब इसके तसलसल को देखना होगा कि वो तसलसल में आगे इसमें क्या चीज़ें आती हैं। क्या सिर्फ आज के जलसे तक ही महदूद रखा जाएगा या इसको आगे लेकर चला जाएगा? इसमें कोई शक नहीं कि मुस्लिम लीग नून का आज मीनार पाकिस्तान में होने वाला जलसा एक बेहतरीन जलसों में इसका शुमार होगा। और क्योंकि जिस तरह माजी में हमने जलसे कवर किए तो मैंने देखा कि आज भी जलसा भरपूर था और बेहतरीन इंतजामात किए गए थे। और ख़ास तौर पे जो इन्होंने गुज़श्ता चंद अरसे से जो कैंपेन लॉन्च की थी कि हमारे कायद नवाज शरीफ आ रहे हैं, और वो कायद आ रहे हैं जिन्होंने 2013 से लेकर 2017 तक जो है वो खुशहाली पाकिस्तान के लिए जो है इकदाम किए थे, वो तरजीहात में शामिल रखी थी, उसको आगे लेकर आज लेकर चले। अच्छा जलसा था, भरपूर तरीके से पूरी रौनक उन्होंने लगाई, और मैं समझता हूं कि वो जीतना चाह रहे थे किसी हद तक, और वो मुकाबला करना चाह रहे थे पाकिस्तान तरीके इंसाफ का, जो कि पूरी पीडीएम जमातें मिलकर उनका मुकाबला नहीं कर सकी, वो एक मुस्लिम लीग नून ने कर दिया। अच्छा पावर शो किया गया। आज हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। न्याजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले पूछना चाहूंगा, जलसा कैसा था? पाकिस्तान की सियासत में लीडरों की मकबूलियत उनके जलसे के अंदर जो अवाम होती है उससे जज किया जाता है, तो आज के जलसे को देखते हुए आपको क्या लगता है किस हद तक मकबूल है?
जी कि इसमें तो आपको जो जो लोग जलसा के अंदर थे या जिन्होंने जलसा को कवर किया है और उसको देखते रहे हैं, तो वो तो एक ही बात कहेंगे कि पाकिस्तान की तारीख के या लाहौर की तारीख के जो बड़े जलसे हैं उनमें से शुमार होता है। अब ये कहना जी कि ये सबसे बड़ा जलसा था, तो ज़्यादा इसको कोई मनवाने मेरे लिए कोई ये चीज़ें मनवानी है नहीं। मुझे ये पता है कि मैं 30 अक्टूबर 2011 में इमरान खान साहब के जलसे में भी, बल्कि उसमें ज़्यादा मेरी पार्टिसिपेशन थी, बल्कि ये कहना चाहिए किसी न किसी तरीके से मैं मुलव्वस था जलसे में। और 29 अक्टूबर को भी एक रात दिन पहले इमरान खान के जलसे में सारी रात हमने जलसा गाह में इंतजाम देखते हुए लोगों की जो आमद का सिलसिला था या जो लोग जो आ जा रहे थे उसको भी उससे ऑब्जर्व किया। फिर इन दो और कल हम जियो का प्रोग्राम भी हमने जलसा ही में से किया, जलसा गाह में से किया मियाँ पाकिस्तान से, और वहाँ 2-3 प्रोग्राम मैंने और भी किए और काफ़ी देर वहाँ रहे। तो उस तकाबली जायजे में जो कल भी उसको जो है इमरान खान साहब के 29 अक्टूबर वाले जलसों से उसको मुझे थोड़ा सा बरतर नजर आया। और आज भी मेरा ख्याल है कि जलसा जो था मुस्लिम नून की अपनी तवक्कुआत से तो खैर कहीं ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि वो अंदर से घबराए हुए थे। लेकिन एक चीज जो मुझे इस जलसे ने बहुत मेरे लिए एक जो मैं समझता था नहीं मौजूद नहीं होगी, वो लोगों का फर्र जोश खरोश। और ये लोग आज एक तो सफर से बातें हैं तहरीक इंसाफ के लोगों को मैंने देखा, लेकिन और ये सिर्फ जोश खरोश मैं इससे पहले तहरीक इंसाफ के जलसे में देखता था। मुस्लिम नून के जो जलसा के जो पार्टिसिपेंट्स होते थे उनके अंदर जाहिर है कि उनकी बहुत बड़ी वोट एक स्पोर्ट्स बेस है मुस्लिम नून की, हमेशा से रही है। तो आ तो जाते थे और वो उनके साथ भी होते थे, लेकिन वो जोशो खरोश वलवला फरवर वो नहीं होता था। इस जलसे में पहली दफा मैंने देखा है कि वो जोश वलवला नजर आया। अच्छा, मैं उसके अपना तजिया कल में सोच रहा, मुझे कल अंदाजा हो गया था कि आज जलसा बहुत बड़ा होगा, और चुनाचे कल हमने अपने प्रोग्राम में यही कहा था। और मैं एक अरसे से कह रहा था कि जलसा तो बड़ा होगा, लेकिन जलसे के जो इम्पैक्ट है वो शायद ज्यादा अरसा लास्ट ना करे, कि ना बयानिया होगा ना कोई बात होगी। बयानिया से वो बरात हासिल कर चुके नवाज शरीफ साहब आने से पहले अपने बयानिया से पीछे हट गए हैं, और अगर कोई ऐसा होगा कि इलेक्शन भी ना मिले, मेरा ख्याल गलत साबित हुआ। आज भी तकरीर जो थी जलसे पे, तो पहले बात कर लें कि जलसा जो है वो अपनी धाक बैठा गया, लेकिन वो तकरीर बड़ी तारीखी थी। इस तकरीर के अंदर जो सबसे मुमय्यज बात थी, सबसे मुमताज बात थी, सबसे जो नुमाया बात थी, वो ये थी कि नवाज पिछले 6-7 साल से खसूसन और 10-12 साल 13 साल से हमारे कौमी लीडरों के अंदर इंतहाई एक गंदी ज़बान, तज़हीक में गुफ्तगू, बोहतान, लोगों के नाम बिगाड़ना, बड़े बड़े लीडरों के खिलाफ। लेकिन न्याजी साहब, आज तो उन्होंने कहा कि मैं बदला लेने नहीं आया, और उन्होंने किसी भी मुखालिफ का नाम तक भी नहीं लिया। उन्होंने आज की तकरीर में तो हमें ऐसा कुछ तो नहीं नजर आया। मैं समझ करता हूँ, ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये नवाज शरीफ की तकरीर में जो हमारे लीडरों का कल्चर बन चुका था, उसमें आके उन्होंने अपनी तकरीर में मुखालफीन के बारे में सरसरी जिक्र किया और अदब एहतराम से किया, और ये सिर्फ कहा कि क्योंकि उनके साथ ज्यादतियां बढ़ी हुई थी, तो ये कहा कि आप लोगों ने जब मुझे निकाला तो इसको मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान उठाने पड़े, भूल जाएंगे मेरे साथ क्या ज्यादती हुई या मुझे कितनी तकलीफें आप लोगों ने पहुंचाई या क्या मेरी जेल के अंदर हालत थी या मेरे साथ क्या दरगत बनाते रहे। दूसरों ने ये जो बात थी वो ये थी कि उन्होंने वो जो गालम गलोच, बोहतान और झूठ और हर तरह का एक कल्चर जो था और जबान दराजी और तज़हीक करना, उससे उन्होंने परहेज भी किया। और उसके बाद गुफ्तगू अपनी मुस्बत बताई कि सब कुछ उसके अंदर मिसालें भी कई ऐसी थी कि एनेक्डोट्स टाइप दी कि बिजली का बिल दिखाए तो बड़ा लोगों को आराम से समझ आ गई कि 2016 या 2017 में बिजली का बिल क्या था और आज बिजली का बिल क्या है, या 2018 में बिजली का बिल क्या था। वो सारी बातें जो है सारी लोगों को बड़ी आसान फहम बना के तुम बताई। तो मेरा ख्याल है कि मैं इतनी जामे, इतनी अच्छी तकरीर, क्यों नवाज शरीफ साहब को मैं कभी भी अच्छा कम्युनिकेटर या मुकर्रर या तकरीर करने वाला नहीं समझता हूँ।
मुझे हमें लेकिन आज की उनकी तकरीर जो थी वो आप कह रहे हैं कि तारीखी थी और बहुत ही जामे और मजबूत किस्म की तकरीर की गई थी। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। हसन रज़ा आपसे भी कुछ हक़ाइक़ जानने मुझे, लेकिन सबसे पहले मैं हैदर वहीद साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई प्लान भी है, कोई मुआशी प्लान भी है नवाज शरीफ के पास? जिस तरह से पहले भी कहते हैं कि हम तब फिर से जो है वो मुल्क की तकदीर बदल देंगे, हालात को ठीक कर देंगे, तो क्या कोई मुआशी प्लान भी है नवाज शरीफ के पास? देखिए, उन्होंने पॉलिसी तो अपनी बयान की कि मईशत उनके लिए एक इंतहाई अहम इफ़ नॉट दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उन्होंने आईटी के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से जहां एम्फसिस मईशत का रहेगा उसकी भी बात की, रोज़गार की बात की। ज़ाहिर है डिटेल्स तो अब आगे जाके आएंगी कि ये किस तरह से महंगाई कम की जाएगी, किस तरह से पाकिस्तान को एक आईटी कैपिटल बनाया जाएगा वगैरह। तो जाहिर है कि डिटेल जो है वो आएंगी। आज उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट देनी थी, वो उन्होंने दी, अपनी प्रायोरिटीज़ और पर्पस के हवाले से बताया और इम्पॉर्टेंटली ये भी बताया कि वो आगे का जो कोर्स है वो अब चाहते हैं कि ये जो 2017 से आज तक का मामला है इसको बस माइनस कर दिया जाए। और इसके हवाले से ना वो इंतकाम चाहते हैं, लेकिन वो साथ साथ चाहते हैं कि इसको माइनस भी ऐसे किया जाए कि फिर उनके साथ भी छेड़खानियाँ जो भी कहने रही है उसके हवाले से भी उन्होंने मेरे ख्याल से बड़ा सख्त तरीके से ख़बरदार भी किया है। इसकी कोई मेरा नहीं ख्याल बात कर रहा है, लेकिन मैंने ये चीज़ उनके गालिब के शेर में बिल्कुल समझी कि उन्होंने बैलेंस किया इस बात को और साथ साथ इदारों को अपने हुदूद में रहने के हवाले से भी तंबीह की और साथ साथ इंडिया से भी बेहतर ताल्लुकात की बात की और साथ साथ ये भी कहा कि 50 साल का निचोड़ या 40 या जो भी जितने साल उन्होंने कहे वो निचोड़ ये है कि ये इदारों के साथ हमने काम करना है, उनको कन्फ्रंट नहीं करना, लेकिन साथ साथ उन्होंने भी हुदूद में रहना है। तो उन्होंने एक बैलेंस जो है वो कहीं ना कहीं क्रिएट किया, क्योंकि आज तक तो बहुत ज़्यादा अब ये तासुर चला गया था कि PML नून अब जो है बहुत ज़्यादा कबूलियत और मकबूलियत की तरफ कम तवज्जो देने लगी है। तो इस चीज़ को उन्होंने एक तरह से डिस्पेल किया और एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश की। वोट को इज्जत दो टाइप बातें ज़्यादा नहीं की, क्योंकि मेरे ख्याल से आगे भी जो है कहीं ना कहीं हाइब्रिड टाइप रेजीम शायद बनने जा रही है या वो कॉन्फ्रंटेशन बिल्कुल भी नहीं करना चाह रही। तो पुराने वो जो स्लोगन्स थे जो कॉन्फ्रंटेशनल थे PDM के मूवमेंट के ज़माने के बिलफर्ज, तो वो उस तरफ बिल्कुल नहीं गए। वो सीधा सब कुछ माइनस करके 2017 की तरफ गए, वहाँ से प्राइसेस की कंपैरिजन की, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो डेवलपमेंट है वगैरह उसको एम्फसाइज किया, उसका कंपैरिजन किया। और इमरान खान साहब का नाम बहुत ही कंपोज्ड अंदाज में उन्होंने आज की अपनी तकरीर की और जिस तरह से पहले आप कह रहे हैं कि वो तकरीरें करते थे उससे बहुत मुख्तलिफ था और बहुत मजबूत और जामे किस्म की तकरीर थी उनकी। रहनुमा तहरीक इंसाफ अहमद अवैस साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। कैसा लगा आपको आज नून लीग का पावर शो? पावर शो तो जितना खर्च किया गया है लेविशली और उस हिसाब से तो पावर शो को ऐसा नहीं था, लोकल आबादी नहीं लग रही थी, बाहर के लोग मांगे हुए आए हुए थे जिनको बुलाया गया था और कम थे जितनी बड़ी, क्योंकि वो जब वो जरा ऊपर से दिखाते थे तो ग्राउंड जो है वो ज्यादा खाली नजर आती थी आगे से, तो इसलिए उतनी जितनी बड़ा होना चाहिए था या जो उनके जहन में था कि जी यहाँ हमने पहले देखा यहाँ पे जब उसका था चेयरमैन तहरीक इंसाफ का जलसे हुए यहाँ पर, तो वो बहुत ह्यूज आगे तक दाता साहब तक लोग खड़े हुए थे। पर वो तो एक अलग सी बात है। दूसरी बात यह है कि उनके पास कोई नैरेटिव नहीं था। जो बातें उन्होंने की हैं ये वो बिल्कुल एक सतही सी बातें थी कि ये कर देंगे, यूं होना चाहिए, ये सभी कहते हैं। कोई प्रोग्राम नहीं था, कोई इकोनॉमिक प्रोग्राम उनके पास नहीं था। उन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि ये 1.5 साल में इस कदर हाई प्राइस हाइक जो है वो कैसे हुई, इन्फ्लेशन जो है वो आसमान से जा लगी, क्यों लगी। वो उनके समधी जो थे सागदार साहब जब आए तो उन्होंने आते ही पहली स्टेटमेंट दी कि जी मेरे आने के खौफ से डॉलर जो है वो सहम गया और मैं उस पोजीशन को इसको ले आऊंगा कुछ दिनों में जो इमरान नवाज शरीफ साहब के आखिरी दौर में जो उसकी एक्सचेंज रेट था। लेकिन आपने देखा कि बजाय इसके कि वो सहम जाता, वो उसने तो तेज दौड़ लगा दी, गैलपिंग करना शुरू कर दिया डॉलर ने और कहां से कहां चला गया। इन्फ्लेशन एकदम से राइज करना शुरू हो गई।
IMF से वो झगड़ते रहे, करते रहे, और फिर जिस तरीके से इस लेकिन उन्होंने तो अपने दौरे इक़्तिदार का हवाला दिया ना, 2013 से 2017 तक उन्होंने कहा कि डॉलर 100 रुपए का था। तो हमारे साथ डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा मौजूद है, इन्होंने सारा दिन वहां पर आज कवरेज की है। मेरा ख्याल है बेहतर अंदाज में बता सकते हैं हसन। हमें अहमद अवैस साहब कह रहे हैं कि जो है ना वो कोई नैरेटिव नहीं था के अंदर, और जितनी आवाम दिखाई दे रही थी, जितना खर्चा किया गया था, उस हिसाब से आवाम नहीं निकली। क्या ऐसे ही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि ये कहना कि जलसा गाह भर लेना तो शायद वो उस पार्टी की जीत होती है। 2011 में भी यही था कि आपने जलसा गाह भरना है, उस पार्टी की जीत थी। फिर नैरेटिव था, फिर जो है उसको एक पूरी कैंपेन लॉन्च की गई थी। उसी तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये भी एक पूरी कैंपेन लॉन्च की गई थी कि किस तरीके से मुस्लिम लीग नून को दोबारा जो है वो मंजर आम पर लाना है। अब बैक की बात के जो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है, इसमें उन्होंने ये चीज़ें तो क्लियर कर दी। मैं ये समझता हूँ आज का जलसा बुनियादी तौर पे नून लीग के सदर शहबाज शरीफ के नाम गया है, क्योंकि पूरा मुफाहमती पॉलिसी पर जो फोकस करते थे वो शहबाज शरीफ साहब करते थे, मुजामती सियासत पर फोकस करते थे नवाज शरीफ साहब। उनकी पूरी तारीख अगर पर आप एक नज़र डालिए तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो मुजामती बयानियाँ, मुजामती बयानात, ऐलानात, दावे और उसके नुक्ते इशारे में लाया करते थे। आज उन्होंने अपने भाई शहबाज शरीफ साहब की या तो उनकी जो रहनुमाई गाइडेंस ली या उनसे मदद ली कि किस तरीके से तनाजुर में लेके चला जा सकता है, या शायद मुझे ये लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो कि सुनते हैं, सबकी सुनते हैं जब वो इक़्तिदार में नहीं होते, तो वो उन्होंने जितने लोगों से सुना उनको ये अंदाज़ा हो गया कि 2018 वाला पाकिस्तान नहीं रहा। अब यूथ बहुत ऐड हो गई, बेशुमार इल्जामात लगे, बेशुमार चैलेंजेस हैं। उनका मुकाबला करने के लिए ना तो वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई कर सकते हैं, ना इस पोजीशन में है। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो मुस्लिम लीग नून के कायद बन के पार्टी को लेके चल सकें, और उसी तनाजुर में उन्होंने वो तकरीर की है। लेकिन उन्होंने ये बात ज़रूर कही कि हमें महंगाई ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करेंगे, जो है रोज़गार देंगे, हम हालात बेहतर करेंगे, उम्मीद दिलाई, अल्लाह को याद करने की जो है वो तलकीन करते रहे, दुआएं करते रहे पाकिस्तान को किस अंदाज में हमें बेहतरीन जो है वो आगे लेके चलना चाहिए, तकसीम के ख़त्म करने की बात करते रहे, गालम गलोच का वो कहते हैं हमें जवाब इस तरह नहीं देना चाहिए, ये बातें करते रहे। लेकिन उन्होंने इस पूरे सिनेरियो में रोड मैप कोई नहीं दिया। जो वहां पर हजारों अफराद आए थे जिनसे मेरी बातचीत हुई, वहां पर मैंने लोगों से पूछा कि आप किस उम्मीद से यहां पर आए हैं, तो उनका यह ख्याल था कि वो आए हैं कि हमें बेरोजगारी खत्म करने का, हमें गुर्बत खत्म करने का, हमें रोजगार देने का, इंडस्ट्री बहाल करने का। जो 16 माह में 1 करोड़ 25 लाख अफराद बेरोजगार हुए हैं, जो गुर्बत की शरह में इजाफा हुआ है। उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से जो IMF के साथ मुआहदा ताखीर करने के जो हमें नुकसानात बर्दाश्त करना पड़े हैं, इसको कैसे बेहतर करेंगे उसका रोड मैप जानने के लिए आए हैं। तो उनको वो आज पूरी तकरीर में शायद रोड मैप हमें नहीं मिला, ना उनको मिला, वो भी इस चीज तलाश में थे। हाँ, हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो इसमें जो आज उन्होंने 4-5 अहम नकात की तरफ इशारा किया कि हम ये करेंगे, हो सकता है वो उनके एजेंडे में यही शामिल हो कि वो हम मुख्तसरन जो है वो मामले की निशानदेही करना चाहते हो। जिन्होंने बात की कि हम IT इनकलाब लाना चाहते हैं, फिर उन्होंने कहा हम तवानाई बिजली की कीमतें कम करना चाहते हैं। पूरा उनकी तकरीर का ढांचा मैं ये समझता हूं कि उन्होंने अवामी मफाद और अवाम के जुड़े हुए इश्यूज के साथ रखा है। यकीनन अवामी मफाद और अवाम के जुड़े हुए इश्यूज के साथ रखा है। और साथ ही साथ इसमें हसन मैं ऐड भी ये भी करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने कहा कि इस तमाम तर का सेहरा शहबाज शरीफ को जाता है आज की कामयाबी का, मैं ये कहूँगा कि मरियम नवाज को भी किसी हद तक जाता है, क्योंकि हमने पहले देखा कि मुस्लिम लीग नून के जलसों के अंदर जवानों की बहुत बड़ी तादाद होती है, बच्चे बूढ़े सभी होते हैं। आज खवातीन की बहुत बड़ी तादाद थी जो जलसे में मौजूद थी। हैदर वहीद साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त जो मुल्क का मेन मसला है ना वो महंगाई है। आम आदमी को रोटी और जो बिजली के बिल हैं और जो पेट्रोल की प्राइस है उसने बहुत सताया हुआ है और वो किसी मसीहा के मुंतजिर हैं। तो आपको लगता है कि अब आज जो नवाज शरीफ आए हैं, जो उन्होंने तकरीर में कुछ वादे किए हैं, क्या इन पर पूरा उतर सकेंगे? आवाम को वो मसीहा मिलेगा? देखें, इन मामलात से एक्चुअली देरपा अगर हल हमें चाहिए तो फिर बहुत मुश्किल फ़ैसले करना ज़रूरी हैं। हम 5 मिलियन लोग हर साल ऐड करते हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आधे मिलियन को भी सपोर्ट शायद नहीं कर सकता।
तो वहाँ बड़े स्टार्क प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पार्लियामेंटेरियंस आई थिंक कोई 75% क्योंकि एग्रीकल्चरलिस्ट हैं तो इनकम टैक्स नहीं लग पाता एग्रीकल्चर पे। हमारी जो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है उस पर सिर्फ 8% खर्च होता है। तो बहुत सारी फंडामेंटल इश्यूज़ हैं। टैक्सेशन है जिसमें बहुत मेरे ख्याल से सफ़े अव्वल की कि बहुत सारे सेक्टर्स को टैक्स नहीं किया जाता, रियल एस्टेट से लेके एग्रीकल्चर से लेके, क्योंकि माफियाज हैं वो टैक्स नहीं लगने देती, ट्रेडर्स हैं वो टैक्स नहीं देते, मैं तो कहता हूँ डॉक्टर्स टैक्स नहीं देते। तो टैक्स का नेट हमारा बहुत ही महदूद है और इस हवाले से भी बड़े फैसले करने की ज़रूरत है। तो देखें ये बातें तो आज नहीं हुई, लेकिन ये आगे जब डिटेल्स आएंगी कि किस तरह से हमने अचीव करना है पाकिस्तान में पॉलिटिकल के बाद एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का दौर, तो उसके लिए ये मुश्किल फ़ैसले मेरे ख्याल से तो लाजमी हैं। अब आई डोंट थिंक देयर इज़ अ चॉइस एनी मोर। और इनमें कुछ सेक्टर्स हैं, उन्होंने ये ज़रूर बात की आईटी के हवाले से वगैरह के कुछ सेक्टर्स हैं जिनको वो तवज्जो नहीं मिली जो अब मिलना ज़रूरी है, और कुछ सेक्टर्स हैं उनको सब्सिडियों पे सब्सिडियाँ मिलती हैं, मुफ्त गैस, सस्ती बिजली सब मिलता है, लेकिन वो एक्चुअली इनपुट्स में जो है जो इंपोर्ट करते हैं उसमें ज़्यादा डॉलर खर्च कर देते हैं बनिस्बत जो एक्सपोर्ट करके कमाते हैं। तो जो रीएलोकेशन है हमारी पॉलिसी में वो भी लाना बहुत ज़रूरी होगा, और आगे जाके ये डिटेल्स मुझे उम्मीद है कि आएंगी और हम ये मुश्किल फ़ैसले करेंगे ताकि हम एक बेहतर पाकिस्तान की तरफ जाएं जो बेहतरी देरपा होगी। और कशकोल तोड़ने की जहाँ तक वो भी बात की नवाज शरीफ साहब ने, तो कशकोल तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये मुश्किल फ़ैसले हम करें और सिर्फ भीख ना मांगते फिरें जो कि आज तक हम करते आए हैं। और वी लिव बियॉन्ड आवर मीन्स, हमने 75 साल से कमाते कम है, खर्चा ज़्यादा करते हैं, उधार लेते हैं, उधार चुकाने के लिए कमाते कम है और खर्चा ज़्यादा करते हैं और उधार भी लेते रहते हैं। हैदर वैसे गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे, मुझे एक ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, गुफ्तगू को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। हैदर वहीद साहब, आप जिस तरह के इज़हार ख्याल कर रहे थे कि हम लोग का प्रॉब्लम ही यही रहा है कि हम लोग कमाते कम है और ख़र्चा ज़्यादा करते हैं और उसके बाद फिर हम जो है वो कर्ज़े भी लेते हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आपसे जानना चाहूँगा कि इस वक्त आवाम जो है ना वो महंगाई से परेशान है, आवाम को जान के लाले पड़े हुए हैं, आवाम को ये देखने में मुश्किल हो रही है, डिसाइड करने में मुश्किल हो रही है कि बच्चों की फ़ीसें पे करें या बिजली का बिल अदा करें। तो एक मसीहा के मुंतज़िर है, नवाज शरीफ की सूरत में क्या आपको लगता है कि पाकिस्तानियों को एक मसीहा मिलेगा? तो पहले दिन से कन्विक्शन के साथ ये इत्तेकाद है, ईमान है कि पाकिस्तान का मसला इक्तिसादी है ही नहीं है। पाकिस्तान इक्तिसादी मसला जो हमारी बेन्स है, हमारी जो तकालीफ है, ये बाय प्रोडक्ट है उस सियासी अफराद तफरीद की सियासियत में इस्तेकाम की जिससे जन्म लेता है। ये जब 2014 में सियासत नहीं रियासत बचाओ, तो तब भी मुझे अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान का फिर जो इक्तिसादी सफर है या जो स्टीप पैक शुरू होने वाला है, ये उसके पीछे जो है जो साजिशें हो रही हैं ये उसका हिस्सा है और ये लग गए। तो आज उसको अंजाम में पहुंचाया। अब मेरे नजदीक अगर आज नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़े लंबे मुझे चौड़े अगर इकोनॉमी के मुझे प्लान ही बता देते तो और कहते मैं आसमान से तारे तोड़ के लाऊंगा, तो मैं हजम ना कर पाता। क्योंकि इस मुल्क की इकोनॉमी जब ये शहबाज शरीफ साहब आ रहे थे तो मैंने वो कसम खा के कहा था कि आप इस मुल्क को चाहे आप एडम स्मिथ को उठा के ले कबर से या कार्ल मार्क्स की भी थ्योरी सारी शामिल कर ले, ये पाकिस्तानी इकोनॉमी ठीक करा के दिखा दे। अभी फिर दोबारा इमरान को ले आए, शहबाज नवाज शरीफ को ले आए, सारे मिलके बैठे ये इसको ठीक करके दिखाए। हाँ, इसका मसला सर ये है कि आया नवाज शरीफ साहब ने कोई सियासी प्लान दिए कि मुझे उसमें सिर्फ दिलचस्पी थी, क्योंकि मैं ज़ाहिर मुझे सारे दोस्तों के खिलाफ होगा, लेकिन मेरी दिलचस्पी ये थी कि आया वो पाकिस्तान की सियासत को किस जगह पे चलाएगा। अब वो तो मुझे भी पता था कि उसमें वो कंप्रोमाइज होके आ रहे हैं। वो वहां से उन्होंने जैसे जिससे अपने एक कदम आगे बढ़ाया, 2 कदम पीछे हट गया एक बयानिए से और उसको सस्टेन नहीं कर सके। लेकिन उसके अंदर मुझे खुशाइन बात रही कि बिटवीन द लाइन उन्होंने बड़ा ही अहम पैगाम दिया। आप पता हमारे दोस्तों ने देखा ही, उसने आइन के बारे में बात की कि ये मुल्क निकलेगा ही तब कि अगर आप जो है आइन के ऊपर
हम सारे यानी कि उन्होंने मुराद सारी साथी जमातों की थी कि हम कम अज कम इत्तफाक राय कायम कर ले कि आइन के मुताबिक चलाया जाएगा। ये इतना अहम फिक्रा था कि मेरे पैसे उस तकरीर में पूरे हो गए। अगर ये काम ना कहते तो मैं समझता कि नवाज शरीफ साहब जो है वो एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। इसाक डार साहब की तरह वो कहेंगे कि मैं आ गया तो डॉलर डर जाएगा, प्लान डर जाएगा। देखें, ये बहुत ही ज्यादती है कि हम नवाज शरीफ का इतने बड़ी जलसा, ये इतनी बड़ी तकरीर, और ये बात मुझे मुस्बत नजर आई, और इसीलिए उन्होंने किसी मुखालिफ को अगर क्रिटिसाइज नहीं किया तो साथ लेके चल रहे थे। अब उसमें पता नहीं हमारे पीटीआई के लोग क्यों इतने फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और कोई बात नहीं, जब पीटीआई के जलसे होते थे तो यही नून लीग 30 अक्टूबर के जलसे के बारे में कहती थी कि जी वो पीटीआई साहब, आपको लगता है कि इस दफा ये लॉलीपॉप नहीं है और वाकई जो अवाम से वादे किए जा रहे हैं इनको पूरा किया जाएगा? हमारे साथ अहमद अवैस साहब भी मौजूद है, रहनुमा तहरीक इंसाफ है। अहमद अवैस साहब, नवाज शरीफ के मुकदमात का क्या स्टेटस है? क्या गिरफ्तारी भी हो सकती है? ये सब चीजें तो अपनी जगह। मियां साहब की बात कर रहे हैं आप? जी 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 हाँ, मियां साहब का देखिए ये बड़ी, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि हिस्टोरिकली जब इंडिविजुअल को ताकतवर बनाया जाता है तो अदारे कमजोर पड़ जाते हैं, और अदारे मजबूत होंगे तो फर्द कमजोर हो जाएगा। हमारे यहाँ पे आप देखिए कि नवाज शरीफ का यहाँ पे इंडक्शन पाकिस्तान में आना, उसका इस्तकबाल देखिए, अरबों रुपया किस तरीके से खर्च किया गया है, और एक कॉन्विक्ट जो कि एब्सकॉन्डर भी है उसको किस तरह से जमानत दी गई है, अदालतों का किरदार भी सामने आ गया, कोई अनप्रेसिडेंटेड है। और प्रोसिक्यूशन और नैब ने जिसने केस बना के और सजा दिलवाई, नीचे पूरा ट्रायल हुआ उनका और उसमें सजा हुई उनको, उसने कह दिया कि हमें कोई रजिस्ट करने को हम तैयार नहीं है, आप बेशक उनको जमानत पे छोड़ दें। तो अंदाजा लगाइए कि ये यहाँ पे इससे ये जो साबित हो रहा है कि पीछे जो फोर्सेस उनके साथ हैं, और उससे एक फर्द को इतना ताकतवर बनाया जा रहा है कि वो सियासी तकारीर भी कर रहे हैं, और उसके बाद जो है वो उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन जो है वो भी बिल्कुल अपने हाथ हैंड्स अप करके खड़ी हो गई है। तो ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है, क्योंकि अदारे अगर इस तरह कमजोर होंगे और आइन को अगर इस तरह से हम बालाए ताक रख देंगे, अगरचे उन्होंने अपनी तकरीर में आइन की बात की है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि अपनी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करने के लिए इनको बहुत कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि 97 में उन्होंने पूरी सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला करवाया था वो भी उनकी सर, अभी की सूरत हाल में जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो भी सारी सिचुएशन है, इदारों के बारे में जो कुछ भी आपने कहा, क्या नवाज शरीफ जेल भी जा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं जेल। तो वो एक दफा तो जब यहाँ जाएंगे उस वक्त वो 24 तारीख को कोर्ट में पेश होंगे, तो उस वक्त उनको जेल तो जाना पड़ेगा असूलन, लेकिन जो बेअसूली इतनी बड़ी पहले हो चुकी है, इसलिए मैं उसके मुतालिक भी एक हद तक भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि अदरवाइज तो अगर उनको बड़ी मैक्सिमम अगर रियायत दी जाती तो उनको उतर के और अदालत तक आने तक की उनको जो है वो बेल ग्रांट की जाती, ना कि सियासी जलसों में। एक कैदी और वो मफरूर भी हो और वो सियासी जलसे एड्रेस कर रहे हैं और उनके ऊपर वो जो है गुलपाशी हो रही है और उसके ऊपर इस कदर पैसा खर्चा जा रहा है, तो मैं इसलिए आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि ये बड़ी खतरनाक सूरत हाल है जो डेवलप हो रही है। इससे अदारे कमजोर हो जाएंगे और ज्यादा, इसी तरह चलेंगे अगर, और रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जो है वो डेस्पोटिज्म की तरफ जा रहा है, डिस्पोटिज्म की तरफ। अहमद अवैस साहब ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ अभी जेल भी जा सकते हैं, उनके ऊपर मुकदमात चल रहे हैं। हैदर वहीद साहब, आप खता कलामी की माजरत, आपको उस तरह से टाइम नहीं दे सके क्योंकि आप कुछ बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान के मसाइल, जो मुआशी मसाइल का जो हल है, हम बात ये कर रहे थे कि नवाज शरीफ क्या उनका कोई सोल्यूशन दे पाएंगे कि नहीं। आपने कहा हमारा मसला ये है कि हम लोग खर्चे ज़्यादा करते हैं, कमाई कम करते हैं और फिर कर्जे उठाते हैं, वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। मैं यही कह रहा था कि नवाज शरीफ साहब ने आज पॉलिसी बताई है और इम्प्लीमेंटेशन जब होगी तो उसके लिए बड़े फैसले ज़रूरी हैं, कशकोल तोड़ने के लिए मुश्किल फैसले ज़रूरी हैं। मईशत को अगर आपने फोकस पे रख के आईटी और ऐसे सेक्टर्स को तरजीह देनी है तो फिर माफियाज जो आपको हटने नहीं देते उन सेक्टर से जहाँ पे आप पैसे ज़ाया करते रहते हैं, तो
तो वहाँ से हटने और ये सारे मामलात के लिए मुश्किल फ़ैसले करने होंगे। कानूनी बात जो आपने की कि देखें, मेरे ख्याल से नवाज शरीफ साहब के जेल में जाने का कोई चांस नहीं है, किसी सूरत नहीं है, और उनको प्रोटेक्टिव बेल भी जो मिली है, मेरे ख्याल से कोई कतगन या बार नहीं था आइन में या कानून में कि अगर वो एब्सकॉन्ड भी कर रहे थे, अब वो वापस आके अगर वो डिस्क्रेशन है कोर्ट का, अगर उनको वो प्रोटेक्टिव बेल देते और उनको मिली, और मेरे ख्याल से आइंदा भी अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई अभी अनकरीब स्पेशली और इवन अदरवाइज़ उनके कोई भी किसी भी तरह से जेल जाने का चांस है, क्योंकि जिस तरह से और जिस माहौल में ये मुकदमे बनाए गए थे, तो उस अगर माहौल को आप देखें तो आज आपको ज़्यादा गैर मामूली मामलात नहीं नज़र आएंगे। ठीक है, कुछ आधे घंटे में अगर केस लग जाता है वगैरह, हमारे केस शायद 2 घंटे में लग जाते हैं इस तरह के बेल के, तो कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं था। लेकिन ख़ास कर जिस माहौल में अब ये सारे मामलात हो रहे हैं, तो जेल जाने का मेरा तो नहीं ख्याल कि कोई चांस है किसी किस्म का उनका। और इवन कानूनी तौर पे मैं समझता हूँ प्रोटेक्टिव बेल उनको सही मिली है, और उसके बाद जाके वो अपना सेंटेंस जो है और पॉसिबली कन्विक्शन को सस्पेंड करवा के अपीलों को आर्ग्यू करेंगे। आई थिंक एक चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट की जो नाअहली है, उस जजमेंट की वजह से सुप्रीम कोर्ट में सदाकत और अमानत के म्यार पे जो नाअहली है कि वो ताहयात है या फिर इलेक्शन एक्ट की तरमीम के बाद वो 5 साल तस्वर की जाएगी, क्योंकि ये लॉ ऑन द बुक्स तो है, लेकिन अब एक फुल कोर्ट की जजमेंट जो आई है वो ज़रा प्रॉब्लमैटिक इस हवाले से हो सकती है। बट ये कानूनी पेचीदगियाँ जिस पर हम आइंदा भी बात करेंगे, आज ये मेरा नहीं ख्याल के मेजर टॉपिक है। बट ओवरऑल मेरा नहीं ख्याल के नवाज शरीफ साहब कतन किसी सूरत भी इन डेंजर हैं कि वो जेल जाएंगे। हैदर वहीद साहब को लगता है कि कतन नवाज शरीफ साहब इन डेंजर नहीं हैं और वो किसी भी सूरत जेल नहीं जाएंगे। हफीजुल्लाह न्याजी साहब, नवाज शरीफ ने आज एक बहुत ही अच्छा जेस्चर दिया, मैं आपसे भी उस पर कॉमेंट लेना चाहूँगा। उन्होंने जो हमारे सियासी मुखालफीन हैं उन्होंने उनको कहा कि मैं बदला लेने नहीं आया, और इवन के उन्होंने किसी का नाम तक नहीं लिया। किस तरह से देखते हैं इस जेस्चर को आप? बात है कि मुझे तकलीफ होती है कि मुझे अहमद उवैस साहब जो बहुत ही मेरे लिए काबिल एहतराम भी हैं और बहुत मुअज़्ज़ज़ आदमी है और बड़े सीरियस माइंडेड है, तो वो बिल्कुल एक जो है जिसको कमेंट दे रहे हैं। अब मुझे बात ये नहीं है कि उन्होंने बात को गलत किया है, लेकिन तहरीक इंसाफ जिन्होंने जलसों के लिए, जुलूसों के लिए, उसके लिए अरबों के लिहाज से पैसा बहाने की और उनको आर्ट का दर्जा देने की, और यही लाइटिंग और यही डीजे और कितने कितने बिल उनके आपने देखा कि अखबारों में छपते हैं कई करोड़ अरबों के, तो वो आपने जाहिर है कि उसमें मुस्लिम नून के जो है उनको पैसा खर्च करना या ये करना, और फिर उसके बाद किसको नहीं पता कि जी जलसे जुलूसों में एक अरसे से रिवाज है, 2011 का जलसा हो या कोई और जलसा हो, एक अरसे से रिवाज है कि वो उसको बाहर से लोग आते हैं। इसी तरीके से 29 अक्टूबर को मैं तो वहाँ था कि इस रात को बल्कि कैंप बन गए और पूरा उसके अंदर यही दिन थे अक्टूबर के 29 के 2011 में, और लोगों ने आन काम दाएं बनाई थी केपी से, कश्मीर से, जीबी से। अब यहाँ के जमान पार्क में देखे 1000 बंदा इमरान खान के घर के बैठ 3-4 महीने बैठे रहे, वो सारा के सारा केपी से था, जीबी से था। अब देखा नहीं हमने कोई और इतने बने थे, लेकिन हकीकत ये है कि यकीनन हफीजुल्लाह न्याजी साहब इस वक्त तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, जाती उमरा का और जमान पार्क का कोई कंपैरिजन ही नहीं इस वक्त किया जा सकता कि कितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं, कितने लोग वहाँ पे मौजूद हैं। हम देख रहे हैं कि अडयाला में कुछ साइकिल के लिए जो है वो काफ़ी सारी तगोदौ की जा रही है, इधर डिफरेंट फ्लाइट्स चेंज हो रही हैं और हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमारे साथ डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि जो सियासी इस वक्त इलेक्शन कैंपेन है, नून लीग को नवाज शरीफ की आमद से कितना फायदा होगा? देखिए, कोशिश तो करेंगे, जिससे मैंने पहले अर्ज किया था कि इसका तसलसल देखेंगे कि वो किस एंगल से लेके चलते हैं। लेकिन अभी ये पैनल में एक बात हो रही थी कि आइन और आइनी अदारों की, तो सिर्फ थोड़ा सा पीछे चले जाइए, ज़्यादा ना आप जाएं। 97 की बात ना करें, आप 2013 की बात ना करें, आप बात करें ये गुज़श्ता 16 माह की परफॉर्मेंस पे। क्या वहाँ पर आइन और कानून की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई गई? क्या उस वक्त किसी को आइन और आइनी अदारों की पामाली जब कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर बैठ के, उस वक्त किसी को याद नहीं आया? उस वक्त 90 डेज के अंदर इंतखाबात कराना किसी को याद नहीं आया? करारदाद असम्बली में पेश हो, सेनेट के अंदर जो है मुतफिका तौर पे पेश की गई कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं आइन के मुताबिक, तो उस पर तो किसी ने आवाज नहीं उठाई। आज अगर आइन और आइन के हुक्म बने जो है वो दावेदार बनने की कोशिश करें तो इस पर सवालात उठते हैं, बेशुमार सवालात उठते हैं कि आज आप आइन की क्यों बात कर रहे हैं?
फिर तो समझ में आता है कि आपके केसेस भी हैं, आपने अदालतों में भी जाना है। अभी तो कौन से केसेस खत्म हुए, अभी तो एहतसाब का अमल का आगाज हुआ है। तो अगर इनकी तरफ भी मामला निकल पड़े तो फिर आप अंदाजा करेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि उन्होंने मुफाहमती पॉलिसी की तरफ गए। लेकिन मुझे यह लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में अगर कहीं नवाज शरीफ साहब ने अपने दिल की बात करनी शुरू की तो फिर वो मुज़ामती सियासत की तरफ दोबारा जरूर आएंगे। अभी तक जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरीके से जिन मामलात में और ख़ास तौर पे जिन्होंने यकीनन वो काबिल तहसीन था। और आज का यकीनन जलसा भी आप लोगों ने देखा। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद था। वक्त ख़त्म हो चुका है। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद है, हैदर वहीद साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप सबके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त ख़त्म हो गया, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।